आज राहुल गांधी ने, योगेंद्र जी, फिर से जो ये राहुल गांधी का मुद्दा उठाया कि मेरी छवि खराब करने के लिए इन्होंने हजारों करोड़ खर्चे, क्या कहना क्या चाह रहे हैं राहुल ने आज जो प्रचार किया, उनकी आपने रैली सुनी होगी, वो क्या इस लड़ाई को राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं क्या? मानक भाई, राहुल गांधी का पूरा भाषण तो मैंने नहीं सुना। मैं खुद इस वक्त हरियाणा में हूँ, ट्रेवल कर रहा हूँ, तो वो भाषण तो सुन नहीं पाया। उसके कुछ टुकड़े मैंने आपकी बातचीत में देखे और उसमें कोई हैरान करने की बात है। एक बात मैं शुरू में कहना चाहता हूँ, हम सब जब टीवी स्टूडियो पर बातचीत करते हैं, कैंपेन के दौरान चर्चा करते हैं, तो हम सब लोग मान के चलते हैं कि चुनाव कैंपेन के दौरान डिसाइड होगा। कैंपेन में उठापटक होगी, कोई पार्टी आगे निकल जाएगी, पीछे हो जाएगी। वास्तव में ऐसा होता नहीं। कम से कम आधे चुनाव होते हैं जिनका फैसला कैंपेन शुरू होने से पहले हो चुका होता है। और मेरी दृष्टि हरियाणा उनमें से एक चुनाव है जिसमें दरअसल कुछ खास होने वाला है नहीं। हम लोग जरूर अगले 10 दिन गर्मा गर्म बहस करेंगे, टीवी है, समय है, हम कुछ ना कुछ सदुपयोग तो उसका करेंगे। और मैं भविष्यवाणी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, मैं सिर्फ एक मोटी बात कहना चाहता। हरियाणा के चुनाव में 3 संभावनाएं मैं जमीन पे घूम रहा हूं, देख रहा हूं और उसके बाद कह रहा हूं। पहली संभावना यह है कि कांग्रेस के पक्ष में एक हवा चल रही। दूसरी संभावना यह है कि कांग्रेस के पक्ष में एक आंधी चल रही। और तीसरी संभावना यह है कि कांग्रेस के पक्ष में एक सुनामी चल रही। अब इन तीनों में से क्या है मैं नहीं कह सकता, ये आपके विश्लेषक लोग बताएंगे, भविष्यवाणी करने वाले बताएंगे। लेकिन ये चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस के पक्ष में आ चुका है, या आप सही सही कहिए तो बीजेपी के विपक्ष में जा चुका है। और उसकी वजह कांग्रेस पार्टी नहीं। इस चुनाव को शुरू होने से पहले 3 पार्टियां इस चुनाव को लड़के इसका फैसला कर चुकी हैं। वो है जवान, किसान और पहलवान। ये 3 बड़े पक्ष हैं जो खड़े हो चुके हैं। मुझे खुशी हो रही है देख के अनुपम को आज इस पैनल पे कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, लेकिन मैं उन्हें जानता रहा हूं युवा हल्ला बोल के प्रतिनिधि के रूप में, मेरे अपने पुराने सहयोगी के रूप में। वो आपको जवान के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। किसान के बारे में मैं बता देता हूं। घूम रहा हूं हरियाणा में, जो किसान के जनरल मुद्दे हैं वो तो है। इस वक्त हरियाणा में धान की फसल आई हुई, सरकारी रेट है 2320 रुपया, बाजार में बिक रहा है 1800 रुपया। फसल आई बैठी है, किसान बेचने को बेताब है और हरियाणा सरकार कह रही है नहीं नहीं नहीं, अभी खरीद शुरू नहीं होगी। पहले 23 तारीख डेट दी थी, अब उसको 1 अक्टूबर तक कर दिया। पुराना खेल है कि जब किसान मजबूरी में अपनी फसल बेच ले उसके बाद सरकारी खरीद शुरू होगी। किसान ये खेल समझता है। किसान ये भी जानता है कि जमीन के रजिस्ट्रेशन का जो खेल हो रहा है उसमें क्या नुकसान हो रहा है। लोग, किसान उस बात से त्रस्त। जो पहलवान वाली कहानी है वो राष्ट्रीय मीडिया में इतनी बताई जा चुकी है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लब्बो लुआब ये है कि ये उन कम से कम आधे चुनाव देश में ऐसे होते हैं, शायद 2/3 होते हैं, जिनका फैसला चुनाव प्रचार शुरू होने से पहले हो चुका होता है। ये चुनाव उनमें से एक है। कांग्रेस बहुत आगे है, कितनी आगे है और एग्जैक्टली कितनी सीटें आएंगी उसकी भविष्यवाणी मानक गुप्ता करेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा, एक बार कर चुका हूं मैं और बहुत बुरा एक्सपीरियंस था मेरा। हाल में लोकसभा के समय किया था, क्या हुआ सबने देखा। नहीं, लेकिन योगेंद्र जी, ये आपने इंटरेस्टिंग बात बताई और बिल्कुल सही है। संजय कुमार आए और भी कई विश्लेषक आए मेरे शो पर लगातार, उनका भी ये मानना था कि बहुत सारे चुनाव ऐसे होते हैं जो पहले तय हो जाते हैं। कुछ एक 10% वोटर होते हैं जो बाद में तय करते हैं अपने कि किस तरफ वोट डालना है। ज्यादातर वोटर जो 80-90% होते हैं वो तय कर चुके होते हैं। लेकिन योगेंद्र जी, क्या यही वजह है कि राहुल गांधी को चुनाव के प्रचार के आखिरी 10 दिनों में मैदान में उतारा गया है कि कांग्रेस पार्टी को लगा कि जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही जीत रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वो वजह नहीं रही होगी। पहले अभी कुछ दिन तक वो जम्मू कश्मीर में करते रहे हैं और मैं समझता हूं यही स्टैंडर्ड स्टाइल रहा है। आखिरी 10 दिन के अंदर ही गांधी परिवार, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पकड़ाव करते हैं, तो इसमें कोई नई बात मुझे दिखाई नहीं दे रही है। जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने चुना वो मुद्दे हैं जिनकी हरियाणा में गहरी गूंज। किसान का सवाल जो मैंने आपको बताया, न सिर्फ इसलिए कि किसान आंदोलन में हरियाणा रहा है, बल्कि इस वक्त में किसान की यही समस्याएं चल रही हैं। तो जो उन्होंने कहा है वो किसान की दुखती रख के ऊपर हाथ रखता है और कहीं ना कहीं उसकी चुनाव के अंदर हमें सुनाई दे देगा। ये जो अडानी अंबानी वाला मामला है, ये देखिए, ये राष्ट्रव्यापी मामला है।
और बाकी इकोनॉमिक प्रेशर्स के बारे में कुछ भी लिखती रहे, अंग्रेजी में विश्लेषक कुछ भी इसकी बारीकी समझाते रहे, इस देश के साधारण व्यक्ति को लगता है कि ये देश को लूटा जा रहा है। और राहुल गांधी ने जो कहा उसमें एक और आपने बारीकी देखी होगी, सब लोगों की सरकार बनेगी, किसी एक समुदाय के लिए नहीं, किसी एक समुदाय के खिलाफ नहीं। वो हरियाणा में उसका बहुत महत्व है, क्योंकि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की है उसको हरियाणा में नाम दिया गया 35-1 की राजनीति। मतलब हरियाणा के जो 36 बिरादरी मानी जाती है उनमें से एक बिरादरी को यानी कि जाट समुदाय को एक तरफ कर दो और बाकी 35 को गोलबंद करो उनके विरुद्ध। बिल्कुल खुल के भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति अपनाई और राहुल गांधी की बात में इशारा था कि हरियाणा की जनता उसको स्वीकार नहीं करे। तो अगर आपको फॉर्मूले में बताऊं तो आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में झूठ की राजनीति, लूट की राजनीति और फूट की राजनीति, इन तीनों का प्रतिनिधित्व करती है। और राहुल गांधी के बोलने में कहीं ना कहीं तीनों तरफ इशारा था और ये बात है जिसकी कहीं ना कहीं गहरी गूंज, गहरा असर हरियाणा में है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी के भाषण से कोई चुनाव पलट ले लेगा, चुनाव को पलटने की जरूरत है नहीं। चुनाव अगर बहुत ही कोई अनहोनी या बहुत ही कोई अभूतपूर्व घटना ना हो गई तो ये चुनाव ऑलरेडी सेट है जो होगा। बस ये जरूर है ऐसी रैली से हो सकता है जो हवा है वो आंधी में बदल जाए, जो आंधी है वो सुनामी में बदल जाए, इतना परिवर्तन हो सकता है, उसको हम लोग देखें। ओके, लेकिन हाल के 10-15 दिनों में तो कुछ विश्लेषक ये मान रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने जितनी लीड शुरू में बनाई थी, बीजेपी ने कुछ ग्राउंड गेन कर लिया है, क्योंकि कुमारी शैलजा चुनाव में उतरी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा से उनका 36 का आंकड़ा है, सुरजेवाला जी अलग अपनी बात कर रहे हैं, सब सीएम के ऊपर दावा ठोकने लगे। आज जाकर 26 तारीख हो गई, शैलजा जी भी आज ही उतरी हैं चुनाव प्रचार में। तो ये चुनाव कभी कांग्रेस के हाथ से निकला था 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, या वो भी सिर्फ हवा हवाई था? योगेंद्र जी कह नहीं सकते मानवता है, पर मुझे लगता है कि हम लोग क्योंकि टीवी में बैठते हैं, समय होता है राष्ट्र की बात सुनने के लिए, पूरा राष्ट्र इंतजार करता है, तो हमें कुछ ना कुछ रोज अप डाउन करना ही पड़ता है, नहीं तो कौन देखेगा हमारी रेस को। मैं नहीं कह रहा कि आप टीआरपी के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा बहुत अप डाउन हमारे दिमाग में चलता रहता है। जमीन पे ऐसा बहुत कुछ होता नहीं। इसमें कोई संदेह नहीं कि कांग्रेस में खींचतान रही है, किस बड़ी पार्टी में नहीं होती। और हरियाणा में तो कम से कम आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की खींचतान और बीजेपी की खींचतान दोनों एक दूसरे के टक्कर लेने वाली है। मतलब बीजेपी भी कोई कम नहीं है। जितने रेबल बीजेपी के खड़े हुए हैं, शायद 15 रेबल बीजेपी के खड़े हुए हैं, 20 रेबल कांग्रेस के खड़े हुए, तो दोनों तरफ से खींचतान जरूर रही होगी। आज की रैली से एक पॉजिटिविटी का संदेश जाएगा। एक बड़ी पार्टी में ये सब चीजें होती हैं। क्या ये इस स्तर पे पहुंची है जो कि पूरे चुनाव पे असर डाल सके? मैंने जमीन पे ऐसा होते नहीं देखा। ना ही मैं कह रहा हूं बीजेपी के बारे में, ये नहीं कि बीजेपी रेबल कैंडिडेट की वजह से हार रही है, ऐसा नहीं। ना बीजेपी का ओवरऑल प्रोस्पेक्ट, 2-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी को छोड़ दीजिए तो बीजेपी के चुनावी परिणाम पे रेबल्स का असर नहीं है, और यही बात मोटे तौर पे कांग्रेस पे लाती है। ठीक है योगेंद्र जी, एक सवाल और बहुत ऑब्वियस सा सवाल है, आप समझ ही गए होंगे। अरविंद केजरीवाल जेल से निकले, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की कोशिश हुई, नहीं हो पाया। अब केजरीवाल जी निकल गए हैं प्रचार करने के लिए हरियाणा में। कहीं जमीन पर हरियाणा के चुनाव में फैक्टर हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, या फिर वोट कटवा होंगे और कोई ऐसा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट उनका नहीं होगा? देखिए, पहली बात, चुनाव लड़ना किसी भी पार्टी का अधिकार है, अरविंद केजरीवाल का भी अधिकार है। और अगर उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन की कोशिश की और बात नहीं बनी तो उसके बाद वो चुनाव लड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक है, लड़ना चाहिए। मुझे जमीन पर असर दिखाई नहीं देता। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, आपके प्रोग्राम में पहले भी एक बार बात हुई थी, तब भी मैंने कहा था ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी अभी नहीं दिख रही, कम से कम मुझे तो। आम आदमी पार्टी अपने दम पे 5000 वोट ले ली, बाद में पता लगे। और जरूर हो सकता है कि पंजाब के नजदीक तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है जहां वो 5-7 हजार क्रॉस कर जाए, कोई एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है जो आगे निकल जाए, ये संभव है। लेकिन पूरे हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक फैक्टर, ऐसा कम से कम मुझे तो जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा। मैं काफी कुछ समय से घूम रहा हूं, देख रहा हूं, पूछ रहा हूं, अभी तक ऐसी कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी ध्यान नहीं आती। हाँ, अरविंद केजरीवाल घूमेंगे, अपने कैंडिडेट की हौसला अफजाई करेंगे तो उन्हें चुनाव लड़ने में आसानी होगी। इससे हरियाणा का इक्वेशन कोई बदलता हो, ऐसा मेरी नजर में नहीं। ठीक है। अब योगेंद्र जी, आपने कहा ना कि आप सीटों की भविष्यवाणी नहीं करेंगे। आदेश रावल ने खुलकर भविष्यवाणी कर दी। आदेश रावल बैठे हैं,
आप सुनना चाहें भविष्यवाणी, यू आर मोस्ट वेलकम योगेंद्र जी, थोड़ी देर और, क्योंकि अभी उसके बाद फिर बीजेपी कांग्रेस की बहस शुरू होगी। उसके बाद आप मुझसे टिप्पणी करने को कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं आपसे कोई टिप्पणी नहीं लूंगा। ना, बिल्कुल नहीं, कोई टिप्पणी नहीं लूंगा।